नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक जॉन लॉक की चर्चा करेंगे और जॉन लॉक के संबंध में कुछ पूर्व प्रश्न पत्रों का आधार मानते हुए प्रश्न लेंगे और उनके आधार पर व्याख्या करते हुए कुछ नवीन प्रश्नों का समावेश करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक डॉक्टर होते हुए भी उसने आजीवन रोगी के रूप में जीवन व्यतीत किया, यह वक्तव्य किस विचारक से संबंधित है? ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी बेंथम। इसका सही उत्तर है बी लॉक। लॉक ने प्रारंभ में एक शिक्षक के रूप में काम किया, लेकिन बाद में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया और एक डॉक्टर बन गया, लेकिन वह डॉक्टर बनने के बावजूद भी जीवन भर रोगों से ग्रसित रहा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। लॉक का जन्म कब हुआ? ए 1632, बी 1635, सी 1732 और डी 1738। इसका सही उत्तर है ए 1632। लॉक 1632 में ब्रिटेन के सामरगेट काउंटी के रिंगटोन नामक स्थान पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थक था? ए लॉक, बी हॉब्स, सी मैकियावेली और डी तीनों। इसका सही उत्तर है ए लॉक। लॉक 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थक था और यह 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, जिसके द्वारा निरंकुश राजतंत्र के समर्थक स्टुअर्ट वंशी राजा जेम्स द्वितीय को गद्दी से उतार दिया गया और उसके स्थान पर संसद की प्रभुसत्ता को स्वीकार करने वाली जेम्स की पुत्री मैरी तथा उसके पति विलियम्स ऑफ ऑरेंज को संयुक्त रूप से इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाया गया। इस परिवर्तन को ही गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। इसे गौरवपूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रक्त की एक बूंद बहाए बिना सत्ता परिवर्तन हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक की रचनाओं को उनके सही कालक्रम में लगाइए। एक, सहिष्णुता पर पहला पत्र, 2, कैरोलाइन के संविधान के मूल तत्व, 3, शासन पर 2 प्रबंध। आपके कूट हैं ए 132, बी 123, सी 213 और डी 312। इसका सही उत्तर है ए 132। पहले पुस्तक लिखी गई सहिष्णुता पर पहला पत्र, फिर लिखी गई शासन पर 2 प्रबंध और फिर लिखी गई कैरोलाइन के संविधान के मूल तत्व। आइए लॉक की सभी रचनाओं का कालक्रम देखते हैं। लॉक सहिष्णुता पर पहला पत्र लिखा गया 1689 में। शासन पर 2 प्रबंध, जिसे 2 ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट भी कहते हैं, यह 1690 में लिखी गई और यह लॉक की प्रमुख किताब भी है। उसके बाद मानव स्वभाव के संबंध में निबंध 1690 में लिखा गया। सहिष्णुता पर दूसरा पत्र 1690 में लिखा गया। सहिष्णुता पर तीसरा व चौथा पत्र 1692 में लिखा गया और कैरोलाइन के संविधान के मूल तत्व ये भी 1692 में लिखे गए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने लॉक की रचना शासन पर 2 प्रबंध 1690 को दोनाली बंदूक कहा? ए वाहन, बी रूसो, सी बार्कर और डी मैक्सी। इसका सही उत्तर है ए वाहन। वाहन ने लॉक की रचना 2 ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट को दोनाली बंदूक कहा था और कहा था कि इसकी एक नाल रॉबर्ट फिल्मर की तरफ है और एक नाल हॉब्स की तरफ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पुस्तक की रचना का उद्देश्य निरंकुश सत्ता के आधार का खंडन करना तथा यह सिद्ध करना था कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति में राजा विलियम को प्राप्त सत्ता जनता की सहमति पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रथम भाग में सर रॉबर्ट फिल्मर द्वारा लिखित पुस्तक पैट्रियार्क में प्रतिपादित दैवीय अधिकार के सिद्धांत का पूर्णतः खंडन किया गया है और दूसरे भाग में हॉब्स द्वारा प्रतिपादित निरंकुश सत्ता का विरोध किया गया है। इसलिए ही इसे दोनाली बंदूक कहा जाता है, जो एक रॉबर्ट फिल्मर के खिलाफ खड़ी है और दूसरी थॉमस हॉब्स के खिलाफ खड़ी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक मानव को स्वार्थी मानता है, बी विवेकशील मानता है, सी निर्दोष बर्बर मानता है, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी विवेकशील मानता है। जहां हॉब्स मानव को स्वार्थी मानता है, वहीं लॉक मानव को विवेकशील मानता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक मनुष्य के स्वभाव के संबंध में धारणा के लिए कौन से कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? ए पिता का प्रभाव, बी मित्रों का प्रभाव, सी 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति और डी उपयुक्त सभी। लॉक मानव स्वभाव को विवेकशील मानता है और हॉब्स के विपरीत स्वार्थी नहीं मानता। इसकी वजह है और इसके जो कारण हैं वो सामने लिखे हुए हैं। हमें इसमें से उचित कारण की पहचान करनी है। एक कारण है कि उस पर पिता का प्रभाव था, दूसरा कारण था कि उस पर मित्रों का प्रभाव था, तीसरा कारण है कि उसने रक्तहीन 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति देखी थी। इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। उसके पिता का व्यवहार उसके प्रति बहुत अच्छा था, उसके मित्रों ने उसका हमेशा साथ दिया और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति उसने देखी, जिसमें रक्त की एक बूंद बहाए बिना सत्ता परिवर्तन हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक कुल कितने प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है? ए 2, बी 3, सी 5 और डी 4।
इसका सही उत्तर है B3। लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति शामिल हैं, और वह संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व देता है और कहता है कि सभ्यता के प्रारंभ में सबकी संपत्ति सामूहिक थी, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने श्रम का उपयोग करके उसे उपयोगी बना लेता है तो वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति हो जाती है, और यही लॉक का मूल का श्रम सिद्धांत है। उदाहरण के तौर पर समझें तो कोई व्यक्ति पेड़ से लकड़ी काटकर यदि उसकी बांसुरी या कुल्हाड़ी बना लेता है तो वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति हो जाती है और उस पर लगाए गए श्रम के अनुसार ही उसका मूल्य तय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्य का श्रम सिद्धांत किसने दिया? ए लॉक, बी रूसो, सी हॉब्स, डी मार्क्स। इसका सही उत्तर है ए लॉक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि संपत्तिधारी ने उसके साथ अपना श्रम भी सम्मिलित कर लिया है, अतः उसका उपभोग करने का उसे भौतिक अधिकार ही नहीं नैतिक अधिकार भी है? इस बात पर गौर करना, नैतिक अधिकार भी है। ए लॉक, बी प्लेटो, सी हॉब्स, डी रूसो। इसका सही उत्तर है ए लॉक। लॉक ने कहा था कि संपत्तिधारी ने उसके साथ अपना श्रम भी सम्मिलित कर लिया है, अतः उसका उपभोग करने का उसे भौतिक अधिकार ही नहीं अपितु नैतिक अधिकार भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन व्यक्तिगत संपत्ति का नैतिक आधार पर समर्थन करता है? ए लॉक, बी मार्क्स, सी एंजल्स, डी लेनिन। बेहद आसान प्रश्न लग रहा है क्योंकि इससे पहले हमने इसी के बारे में बात की थी, लेकिन परीक्षा भवन में सारे प्रश्न लॉक से संबंधित नहीं होंगे, वहां विभिन्न विचारकों से संबंधित प्रश्न होंगे, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अभी इन सभी की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका सही उत्तर है ए लॉक। लॉक व्यक्तिगत संपत्ति का नैतिक आधार पर समर्थन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि मनुष्य के राज्य में संगठित होने तथा अपने आप को सरकार के अधीन रखने का मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है? ए हॉब्स, बी मार्क्स, सी लेनिन और डी लॉक। इसका सही उत्तर है डी लॉक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक के संपत्ति के अधिकार के संबंध में कौन यह कहता है कि यह एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में लेकर समाज में आता है, अतः समाज इस अधिकार की सृष्टि नहीं करता और कुछ सीमाओं को छोड़कर उसका नियमन भी नहीं कर सकता? ए सेबाइन, बी वाहन, सी मैक्सी और डी रूसो। इसका सही उत्तर है ए सेबाइन ने ऐसा कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक की प्राकृतिक अवस्था में किन असुविधाओं के कारण मनुष्य को समझौता करना पड़ा? ए कानून को व्याख्या करने वाली सत्ता का भाव था, बी कानून को क्रियान्वित करने वाली सत्ता का भाव था, सी दंड देने वाली सत्ता का भाव था और डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक के सामाजिक समझौते में व्यक्तियों द्वारा अपने किन प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग किया गया? ए स्वयं द्वारा प्राकृतिक कानूनों का अर्थ करने का, बी कानून के क्रियान्वयन का, सी दंड देने का और डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त तीनों प्रकार के अधिकारों का परित्याग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक के सामाजिक समझौतों में व्यक्तियों द्वारा अपने किन प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग नहीं किया गया था? प्रथम प्रश्न में पूछा गया था किन अधिकारों का परित्याग किया गया था, अब प्रश्न पूछा गया है कि किन प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग नहीं किया गया था? ए जीवन, बी स्वतंत्रता, सी संपत्ति और डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त तीनों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का परित्याग नहीं किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक के सामाजिक समझौते में व्यक्ति अपने अधिकार किसे समर्पित करते हैं? ए महादैत्य को, बी समस्त समाज को, सी संप्रभु को और डी किसी को नहीं। इसका सही उत्तर है बी समस्त समाज को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक का संप्रभु कैसा है? ए निरंकुश, बी सीमित व मर्यादित, सी दोनों और डी विवेकशील। इसका सही उत्तर है बी सीमित व मर्यादित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसका कथन है कि यद्यपि लॉक ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है फिर भी वह दो समझौतों की बात करता है? ए वाहन, बी रूसो, सी मैक्सी और डी सेबाइन। इसका सही उत्तर है ए वाहन। वाहन ने कहा था यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है लेकिन फिर भी लॉक दो समझौतों की बात करता है। पहला समझौता तो व्यक्तियों का आपस में होता है और दूसरा समझौता व्यक्ति और संप्रभु के बीच में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। एक, हॉब्स राज्य व सरकार में अंतर नहीं मानता। दो, लॉक राज्य व सरकार में अंतर मानता है। आपके कूट हैं ए केवल एक, बी एक व दो, सी केवल दो और डी न एक न दो। इसका सही उत्तर है बी एक व दो। दोनों कथन सही है। हॉब्स राज्य व सरकार में अंतर नहीं मानता, वहीं लॉक राज्य व सरकार में अंतर मानता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हॉब्स राज्य सरकार में कोई भेद नहीं किया था लेकिन लॉक इन्हें अलग अलग मानता है। उसके अनुसार मूल समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण होता है और इसके पश्चात राज्य की इच्छा को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए समाज द्वारा अपने अभिकर्ता ट्रस्ट के रूप में सरकार की स्थापना होती है। यह सरकार समझौते की उपज नहीं है वरन एक न्यास ट्रस्ट के रूप में है क्योंकि उसकी स्थिति समाज से निम्नतर है, समाज के समान नहीं है। इसलिए लॉक
राज्य और समाज में अंतर मानता है और राज्य के अभिकरण के रूप में सरकार को मानता है और उसे एक ट्रस्ट के रूप में देखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विचारक सरकार को एक न्यास या ट्रस्ट के रूप में देखता है? ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी तीनों। पिछली व्याख्या देखकर हम बेहद आसानी से इस प्रश्न का हल कर सकते हैं कि लॉक सरकार को एक अभिकर्ता, ट्रस्ट या न्यास के रूप में देखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक किस प्रकार की शासन की श्रेष्ठता में अपना विश्वास रखता है? ए प्रतिनिधियात्मक शासन, बी राजतंत्रात्मक शासन, सी कुलीन तंत्रात्मक शासन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए प्रतिनिधियात्मक शासन। व्याख्या देखते हैं। लॉक के अनुसार सरकार के स्वरूप का निर्धारण इस बात से होता है कि राज्य की विधायी शक्ति का निवास कहां पर है, कानून बनाने की शक्ति कहां निवास करती है, इस बात से यह निर्धारण होता है कि राज्य के सरकार का स्वरूप क्या है। सबसे अच्छी सरकार वह है जिसमें विधायी शक्ति विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के हाथ में रहती है, जो एक सभा में समवेत होकर स्वयं या दूसरों के साथ संयुक्त होकर कानून निर्माण की शक्ति धारण करते हैं। इस तरह लॉक प्रतिनिधि शासन की संस्था में अपना विश्वास व्यक्त करता है। लॉक के अनुसार सरकार का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, राजतंत्रात्मक हो, कुलीन तंत्रात्मक हो या मिश्रित हो, लेकिन सर्वशक्ति सदा जनता में रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक ने सरकार का स्वरूप निर्धारित करने की कसौटी क्या बताई है? ए विधायी शक्ति का निवास कहाँ है, बी कार्यकारी शक्ति का निवास कहाँ है, सी न्यायिक शक्ति का निवास कहाँ है और डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए विधायी शक्ति का निवास कहाँ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक सरकार के कितने अंग बताता है? ए 3, बी 4, सी 2 और डी 1। इसका सही उत्तर है ए 3। लॉक सरकार के 3 अंग बताता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और साथ ही यह भी बताता है कि सभी अंगों के कार्य अलग अलग व्यक्तियों द्वारा संपन्न किए जाने चाहिए, क्योंकि उसका मत है अगर कानून निर्मित करने वाले और कानून को क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति समान हुए तो समाज के हितों को हानि पहुंच सकती है। इस प्रकार लॉक ने शक्ति विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे बाद में जाकर मोंटेस्क्यू ने मुख्य आधार बनाया। लॉक सरकार के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका को सर्वोच्च मानता है, यह भी ध्यान रखने योग्य बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि जब जनता यह अनुभव करने लगे कि व्यवस्था उसमें रखे जाने वाले विश्वास के प्रतिकूल कार्य कर रही है, तो जनता को यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है कि वह व्यवस्थापिका को हटा दे या बदल दे? आपके ऑप्शन है ए लॉक, बी रूसो, सी हॉब्स और डी तीनों। इसका सही उत्तर है ए लॉक। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य को शासन करने का अधिकार सीमित और ट्रस्ट के रूप में प्राप्त है, जो जन सहमति पर आधारित है, किंतु अगर शासन निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति में असफल हो और अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने लगे, तो ऐसी हालत में जनता उसके विरुद्ध विद्रोह या क्रांति करने का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक जनता के क्रांति करने के अधिकार पर कितनी सीमाएं आरोपित करता है? ए 2, बी 5, सी 6 और डी 8। इसका सही उत्तर है ए 2। लॉक क्रांति करने के अधिकार पर 2 प्रकार की सीमाएं आरोपित करता है। पहली सीमा बताता है कि जब अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, जिसे सहन करना संभव ना हो, तभी क्रांति करनी चाहिए। दूसरी सीमा बताता है इस अधिकार का प्रयोग बहुमत के माध्यम से होना चाहिए, अर्थात बहुमत ही अधिकार के प्रयोग करने का अधिकारी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके संबंध में यह कहा जाता है कि उसने शासक विषयक सिद्धांत का नहीं वरन क्रांति विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? आपके ऑप्शन है ए अरस्तु, बी हॉब्स, सी लॉक और डी रूसो। इसका सही उत्तर है सी लॉक। व्याख्या देखते हैं। लॉक ने जनता के विद्रोह और क्रांति के अधिकार पर इतना अधिक जोर दिया कि उसके संबंध में कहा जाता है कि उसने शासन विषयक सिद्धांत का नहीं वरन क्रांति विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लॉक की पुस्तक शासन पर 2 प्रबंध अमेरिकन क्रांति की पाठ्य पुस्तक भी मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किस क्रांति को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए किया? ए 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति और डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति। इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए किया था। इस आधार पर उसे क्रांतियों का दार्शनिक भी कहा जाता है। यह कथन भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्रांतियों का दार्शनिक किसे कहा जाता है, तो क्रांतियों का दार्शनिक लॉक को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि लॉक का कार्य राजसत्ता को ऊंचा उठाना नहीं अपितु उसकी सीमाओं को दर्शाना था? ए मैक्सी, बी बार्कर, सी सेबाइन और डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए मैक्सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक के विषय में किसने कहा कि 17वीं शताब्दी के इस दुबले पतले किताबी कीड़े डॉक्टर को राजनीति शास्त्र के उन कुछ विचारकों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए जिनका कार्य कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा? आपके ऑप्शन है ए मैक्सी, बी डेनिंग, सी बार्कर और डी सेबाइन। इसका सही उत्तर है ए मैक्सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
लाक की प्राकृतिक अवस्था थी? ए समाजवादी, बी पूर्व समाजवादी, सी पूर्व राजनीतिक और डी ऐतिहासिक। इसका सही उत्तर है सी, लाक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कार्यपालिका को विधायिका के अधीन रखकर संवैधानिक शासन प्रणाली की नींव रखी थी? ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी हीगल। इसका सही उत्तर है बी लॉक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, शासन पर दो प्रबंध, किस खंड में राजा के दैवीय अधिकार व पदाधिकारों का खंडन किया है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। इसका सही उत्तर है ए प्रथम खंड में दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है, जिसमें रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियार्क पर उसने निशाना साधा है, और दूसरे खंड में हॉब्स के निरंकुशतावाद पर निशाना साधा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विचारक को उदारवाद की आत्मा कहा गया है? ए बेंथम, बी जॉन लॉक, सी कार्ल मार्क्स और डी लास्की। इसका सही उत्तर है बी जॉन लॉक। जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा या उदारवाद का पिता भी कहा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, सीमित शासन और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। जॉन लॉक को राजनीतिक उदारवाद का वास्तविक जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि उसने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन के सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान प्रदान किया। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। यदि राज्य अधिकारों की रक्षा करने में असफल होता है या उनका उल्लंघन करता है तो क्रांति भी की जा सकती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्माण करने वाले कहीं वालपोल था, कहीं जेफरसन था, कहीं गॉम्बोट था, कहीं कैबूर था, किंतु प्रेरणा निश्चित रूप से जॉन लॉक की थी। कथन है ए डनिंग, बी बार्कर, सी मैक्सी और डी वेपर। इसका सही उत्तर है सी मैक्सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक के विचार पूंजीवाद व विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के हिमायती हैं। कथन है ए मैकफरसन, बी मैक्सी, सी लियो स्ट्रास और डी लास्की। इसका सही उत्तर है ए मैकफरसन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉक की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहने वाला विचारक है? ए बेंथम, बी मैकफरसन, सी मार्क्स और डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मैकफरसन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने लॉक के राज्य सिद्धांत को स्वात्मक व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति माना है? ए राल्स, बी मैकफरसन, सी हेयक और डी ऑक्सफोर्ड। इसका सही उत्तर है बी मैकफरसन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी आत्मा में कोई जन्मजात प्रत्यय नहीं है, यह कथन किसका है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी लॉक, डी बेंथम। यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में दोहराया गया है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना। इसका सही उत्तर है सी लॉक। लॉक ने कहा था कि हमारी आत्मा में कोई जन्मजात प्रत्यय नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्धिवादियों की मान्यता है कि कुछ प्रत्यय जन्मजात होते हैं। जॉन लॉक ने बुद्धिवादियों की इस मान्यता का खंडन किया और उन्होंने कहा कि हमारे अंदर कोई ऐसे जन्मजात प्रत्यय नहीं होते, अर्थात ऐसे कोई जन्मजात ज्ञान के बिंदु नहीं होते, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो जन्मजात हो। समस्त ज्ञान का स्रोत अनुभववाद है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए लॉक को अनुभववाद का पिता भी माना जाता है, क्योंकि उसने अनुभववाद की नींव रखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस दार्शनिक के अनुसार जन्म के समय व्यक्ति का मन कोरे कागज की तरह होता है? ए वाटसन, बी रूसो, सी अरस्तु और डी लॉक। इसका सही उत्तर है डी लॉक। लॉक कहता है कि जन्म के समय हमारा मन एक कोरे कागज, अंधेरे कमरे, साफ स्लेट के समान रहता है, जिसमें अनुभव की स्याही से ज्ञान का अंकन होता है। इसलिए लॉक को अनुभववाद का पिता भी कहा जाता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको आज के प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब